जल मित्र लगेगा, ये सड़क मित्र लगेगा, ये मुख्यमंत्री का मित्र लगेगा। 1 लाख सरकारी नौकरी कहाँ गई? माननीय मुख्यमंत्री जी जिनकी ड्यूटी थी जाने की, उनके पैरों में मेहंदी लगी हुई थी। माता जी प्रदेश अध्यक्ष हैं पर अकेली है ना, उनका बेटा बार बार दिल्ली जाकर के उनकी प्रशंसा करता है। एक भी एडिशनल चीफ सेक्रेटरी की नोटिफिकेशन नहीं हुई कि वो मंडी बैठ करके आपदा की स्थिति को पूरी तरह अपने नियंत्रण में कंट्रोल करेगा। रेगुलर भी बंद, आउटसोर्स भी बंद, कॉन्ट्रेक्चुअल भी बंद। अप्रेंटिस इज नॉट ए जॉब। अब तो घर वाले बोलते कि तुम घर में आकर के दिहाड़ी लगाओ, मनरेगा पे काम करो, ये पढ़ना वढ़ना बंद करो। वेयर इज द पॉलिसी? वेयर इज द पॉलिसी? इससे ज्यादा अन्याय, शोषण, पाप, अत्याचार युवाओं के ऊपर कुछ नहीं हो सकता। भाजपा को तो खुशी होती होगी सर। बोले तो वो जिसने कुछ किया हो। प्रदेश की सरकार ने क्या दिया उस आपदा के? 2023 के अंदर जिनकी जमीनें चली गई थी उनको जमीनें तक नहीं दी, मकान कहां से बनाए? कांग्रेस पार्टी में रोज सरफटवाल होती है तो क्या वो उम्मीद करते हैं बीजेपी में भी होती? जो थोड़ा सा आगे बढ़ा उसकी छुट्टी हो गई। वो व्यक्ति जिसका 0 बिल आता था उसका 49,000 रुपए का बिल आया है। पेंशन घिसट करके मिलेगी। कुछ ना कुछ नया ऐसा करना जिसकी कंट्रोवर्सी के अंदर मीडिया भी लगा रहे, लोग भी लगे रहे, साल भर बीत जाए, उसके बाद नया जाल बुनेंगे। चिल्ला करके बोलती थी कि टूरिज्म के होटल नहीं बिकने देंगे। ये आपके एजेंडे में था कि आप टूरिज्म के होटल बेचेंगे? 100 सवाल दाग दिया आपने तो एक ही बार में। माया जाल बुन रहे हैं और उस माया जाल के अंदर घुमाए जा रहे हैं। इनका राष्ट्रीय नेतृत्व तो एक परिवार पर सिमटा हुआ है। पर जब भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष थुनाग पहुंच गए, माननीय मुख्यमंत्री जी उनके आने के बाद थुनाग, हम कल्पना कर लें 1 तारीख को पहुंचने की बजाय वो 9 तारीख केवल और केवल शब्दों में चला हुआ है। अभी तक सड़कें नहीं खुली। कौन सी ऐसी मजबूरी थी जो सरकार इतनी लेट? जो प्रदेश सरकार ने सड़कें खोलनी थी आज तक नहीं खुली हैं। आप लोगों पर FIR लग गई और तगड़े आरोप लगे। पुलिस अपनी दादागिरी के ऊपर सरकार के इशारे पर उतारू है। 28 लाख बहनों को मिलने वाला 1500 रुपया वो कहाँ है? अच्छा हुआ काम आ गई दीवानगी आपकी, वरना हम जमाने भर को सुनाने कहाँ जाते। नमस्कार, लाइव टाइम स्ट्रीम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मनोज ठाकुर और आज एक खास शख्सियत से हम बातचीत करने जा रहे हैं जिन पर भारतीय जनता पार्टी बार बार भरोसा जताती है और प्रमुख पदों पर, प्रमुख जो जगह हैं वहां पर इनको जो है वो नियुक्ति दी जाती है। आज हमारे साथ हिमाचल प्रदेश भाजपा के तीसरी बार के प्रदेशाध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल जी मौजूद है। सर, लाइव टाइम स्ट्रीम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। लाइव टाइम टीवी के दर्शकों का आभार, प्रणाम। और मनोज ठाकुर जी आपका धन्यवाद जी। एक ज्वलंत मुद्दा इन दिनों ही 1-2 दिन में यहाँ पर पनपा है। सरकार एक नई पॉलिसी लाने जा रही है भर्तियों को लेकर के, और वो जॉब्स ट्रेनी के तौर पर भर्ती किए जाएंगे। कुछ एक चीजों को छोड़कर, जिसमें HS अधिकारी है या कुछ बड़े अधिकारी है, पुलिस वाले, उनको छोड़कर बाकी सारे जो है वो जॉब ट्रेनीज के तौर पर भरे जाएंगे। 2 साल बाद फिर से एग्जाम देना होगा। ये आप किस तरीके से देखते हैं? इस चीज को किस तरीके से देखते हैं? कहने को तो बहुत कुछ। 3 साल इस सरकार को सत्ता में होने को आए। ये सत्ता में आए किस आधार पर? आज सवाल ये है। इन्होंने कहा हम सरकार बनेगी, सरकार बनते पहली कैबिनेट में 1 लाख सरकारी नौकरी देंगे। किसने कहा? प्रियंका जी ने कहा। और इतना ही नहीं कहा, उसको और स्पष्ट किया कि 63,000 पद खाली पड़े हैं सरकार में और हम 37,000 पद और क्रिएट करेंगे और 1 लाख सरकारी नौकरी पहली ही कैबिनेट में देंगे और 5 लाख रोजगार देंगे। उसके बाद इनके प्रभारी राजीव शुक्ला जी, उन्होंने कहा कि हम 1 लाख सरकारी नौकरी पहले ही दिन देंगे, 5 लाख रोजगार देंगे। उसके बाद वर्तमान मुख्यमंत्री जी ने कहा, उसके बाद वर्तमान मुख्यमंत्री जी ने कहा जी। और सिर्फ कहा ही नहीं, 58 साल की पक्की नौकरी
पेंशन वाली नौकरी, आउटसोर्स वगैरह वगैरह नहीं चलेगा। जब सरकार बन गई तो रेगुलर भी बंद, आउटसोर्स भी बंद, कॉन्ट्रैक्चुअल भी बंद, नौकरी देने वाला संस्थान भी बंद। और यहां तक कि इन्होंने कहा 63,000 पद खाली हैं, 1,50,000 सरकारी पद एबॉलिश करती, सैंक्शन पोस्टें एबॉलिश करती। यानी इससे ज्यादा अन्याय, शोषण, पाप, अत्याचार युवाओं के ऊपर कुछ नहीं हो सकता। 1,50,000 पद इन्होंने और वो समाप्त कर दिए। और उसके बाद क्या बोलते हैं, बोले ये वन मित्र लगेगा, ये रोगी मित्र लगेगा, ये और जल मित्र लगेगा, ये सड़क मित्र लगेगा, ये मुख्यमंत्री का मित्र लगेगा। अब क्या लग रहा है भाई, आप पॉलिसी की बात कर रहे हैं। देयर इज नो पॉलिसी। वेयर इज द पॉलिसी? वेयर इज द पॉलिसी? ये कह देना कि अब कॉन्ट्रैक्चुअल भर्तियां नहीं होंगी, अब और आउटसोर्स भर्ती नहीं होगी, अब एग्जाम वाली भर्ती नहीं होगी, अब सारे के सारे अप्रेंटिस लगेंगे। अप्रेंटिस इज नॉट ए जॉब, काय नौकरी। अप्रेंटिस या ट्रेनिंग लेना ये कोई जॉब थोड़ी है। यानी जनता को धोखा देना, बेरोजगार युवकों को धोखा देना। आज भी इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के अंदर हर डिवीजन के अंदर अप्रेंटिस लगते हैं, 1 साल के लिए लगते हैं। बहुत सारी इंडस्ट्रीज हैं जो अप्रेंटिस लगाती हैं, HRTC में अप्रेंटिस लगते हैं जी। सो वो जॉब थोड़ी है। वो तो अप्रेंटिस करने के लिए जाते हैं, 6 महीने साल के बाद वापिस आ जाते हैं, और कहीं पर कुछ स्टाइपेंड मिल जाता है, कहीं पर नहीं मिलता है। एंड सच काइंड ऑफ अप्रेंटिस हर जगह होता है। इंजीनियरिंग करने वाले छात्र हैं, वो अप्रेंटिस करके आते हैं। जो मेडिकल वाले हैं उनको इंटर्नशिप कहते हैं, दैट इज आल्सो अप्रेंटिस। वो ट्रेनीज हैं। कहाँ है पॉलिसी? पॉलिसी तो वो होती है जिसके अंदर आपने स्पेसिफाई किया कि ये व्यक्ति है, इस मेरिट का व्यक्ति, इस तरह से हम उसकी भर्ती करेंगे। और ये जो भर्ती है, उस भर्ती के बाद 2 साल के बाद फलानी एजेंसी इसका एग्जाम लेगी, फलानी एजेंसी एग्जाम लेने के बाद इसको रेगुलर कर दिया जाएगा। बट नॉट सच। मेरा ये कहना है, 2022 में जाल बिछाया, 1 लाख सरकारी नौकरी, पक्की नौकरी, पेंशन वाली नौकरी, 5 लाख रोजगार। जाल बिछाया, बेरोजगार युवकों को भरमाया। उसके बाद सब कुछ बंद है। 3 साल होने को आए, एक भी व्यक्ति को नौकरी नहीं मिली है हिमाचल प्रदेश में। और अब एक नया जाल फेंक दिया। और मेरा तो ये कहना है कि थोड़े दिन बाद ये भी सब घालमेल हो जाएगा और एक नया जाल और फेंकेंगे ये चुनाव से पहले। तो ये केवल हिमाचल की जनता को और परेशान करने का। वो बेरोजगार युवकों की क्या हालत है जी। मनोज जी, मैं आपसे चाहूंगा कि कभी कैमरा लेकर के सोलन के जो जगह जगह बने हुए ट्रेनिंग सेंटर्स हैं वहां जाएं। 500 बच्चे वहां लाइब्रेरी में पढ़ने के लिए आ रहे हैं, कोचिंग ले रहे हैं। वो कह रहे हैं 2.5 साल हो गए, 3 साल हो गए, पोस्ट नहीं निकलती। और एक पोस्ट निकली तो उसने 2 एग्जाम इकट्ठे, एक निकली उसके अंदर और नकल की शिकायतें हो गई। कहाँ जाएंगे भाई? अब तो घर वाले बोलते कि तुम घर में आकर के दिहाड़ी लगाओ, मनरेगा पे काम करो, ये पढ़ना वढ़ना बंद करो। ये तो एक माया जाल बुन रहे हैं और उस माया जाल के अंदर घुमाए जा रहे हैं। सवाल ये है ना कि वो 1 लाख सरकारी नौकरी कहाँ गई जिसको तुम ठोक ठोक करके बोल रहे थे? एक नहीं बोल रहा था, सारे बोल रहे थे। गली कूचों में आवाज मार मार करके बोल रहे थे। आपके और जो कांग्रेस के छोटे भैया हैं वो फार्म भरवा रहे थे, नौकरी के रजिस्टर बना रहे थे कि हम सरकारी नौकरी देंगे। कहाँ है? और वो बेचारे ठंड में, बर्फ में, वर्षा में शिमला की माल रोड के ऊपर सेक्रेटेरिएट के आगे धरने प्रदर्शन कर करके थक गए, घर वापस चले गए। कोई सुनने वाला नहीं, कोई बताने वाला नहीं। बीजेपी का क्या स्टैंड है सर इस पर? भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल स्पष्ट है। वर्तमान कांग्रेस की सुखविंदर सिंह सुक्खू जी की सरकार ने बेरोजगार युवकों के साथ धोखा किया है।
अन्याय किया है, शोषण किया है, और पता नहीं क्यों ये तरह तरह की ऐसी और योजनाएं बना करके लाते हैं और जनता को भरमाने का प्रयास करते हैं। सबऑर्डिनेट सिलेक्शन बोर्ड का बंद करना, वहां से सिलेक्शंस को समाप्त करना, अगर कहीं भ्रष्टाचार है उसको रोकना चाहिए, कहीं भाई भतीजावाद है उसको रोकना चाहिए, कहीं लीकेज है उसको रोकना चाहिए, यही तो ड्यूटी है सरकार की। परंतु नहीं, कुछ ना कुछ नया ऐसा करना जिसकी कंट्रोवर्सी के अंदर मीडिया भी लगा रहे, लोग भी लगे रहे, साल भर बीत जाए, उसके बाद नया जाल बुनेंगे। हिमाचल की थोड़ी सी जो परिस्थितियां इस समय पर चल रही है आपदा को लेकर, इस पर हम थोड़ा सा बातचीत करना चाहेंगे। सिराज, मंडी, कुल्लू बुरी तरीके से प्रभावित हुआ है। आप सरकार के कामकाज को किस तरीके से देखते हैं? बहुत दुखदाई है। हिमाचल प्रदेश में 2023 के अंदर भयानक आपदा आई। हजारों लोगों के घर, खेत, खलियान, जमीन खराब हो गई जी। सैकड़ों लोग मृत्यु का ग्रास बन गए जी। 2024 में रामपुर में, आनी में, सैंज में यहाँ पर और नुकसान हुआ, तबाही हुई। और ये जो 2025 के अंदर 30 तारीख की रात को 1 तारीख की प्रातःकाल जो भयानक स्थिति उत्पन्न हुई, ये बहुत मार्मिक है, बहुत चिंताजनक है। मैं स्वयं गया, सारे क्षेत्रों में मैंने देखा है जिस तरह से भारी बरसात से, बादल फटने से और मकान जमीनों समेत निकल, गांव के गांव निकल गए। और सराज के अंदर तो अनेक गांव ऐसे हैं जहां पर शायद अगले 1000 साल भी कोई मकान नहीं बन सकेगा। इसी तरह से नाचन के अंदर एक गांव जिसके अंदर 5 घर थे और परिवार के 9 सदस्यों के साथ मकान, जमीन एक साथ बह गया। इसी तरह से करसोग में, धर्मपुर में जी बहुत तबाही हुई है, बहुत नुकसान हुआ है। ऐसी स्थिति में सबसे पहले आपदा राहत में केवल दायित्व बनता है प्रदेश सरकार का, और प्रदेश सरकार को तुरंत आकर के वहां पर काम पर लगना चाहिए। बड़े कष्ट के साथ मुझे कहना पड़ता है कि सबसे पहले वहां पहुंचने वाले नेता प्रतिपक्ष श्री जयराम ठाकुर। ये बात अलग है कि उनका अपना विधानसभा क्षेत्र है, परंतु सरकार तो ये इंतजार कर रही थी कि वर्षा कब रुकेगी, सड़क कब खुलेगी, तब हम जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता आदरणीय जयराम जी, बाकी सब लोग तो पैदल यात्रा पर निकल गए लोगों का दुख दर्द पूछने के लिए, सहायता करने के लिए। श्री विनोद जी, नाचन के हमारे विधायक, वो रातों रात उसी गांव के अंदर पहुंच गए जहां ये त्रासदी हुई। इसी तरह से हमारे करसोग के विधायक, इसी तरह धर्मपुर के हमारे कार्यकर्ता, नेता लोग। और तीसरे दिन भारतीय जनता पार्टी को वहां से जो मांग है, पूरा हिमाचल प्रदेश हमने जागृत किया और एक ही मिनट की कॉल के ऊपर 2000 राशन की किटें पहुंच गई। अगले दिन 3000 और पहुंच गई, अगले दिन 2000 और पहुंच गई। अब लगभग 10,000 से ज्यादा किटें राशन की वहां पहुंची हैं और उसका एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट, मॉरल इम्पैक्ट लोगों के ऊपर पड़ा। नहीं, पूरा प्रदेश हमारे साथ खड़ा है। आप ये हमें तुरंत महंगाई के साथ मकान बह गया, आपने राशन तो दे दिया, बर्तन भी नहीं है। उसी समय कॉल दी 1000 बर्तनों का किट चाहिए और पूरी किट चाहिए, कुकर भी चाहिए, उसके अंदर थाली भी, प्लेट भी, बाल्टी भी, लोटा भी, चकला भी, बेलना। और उसी समय ट्रकों के हिसाब से हमारा सामान पहुंचने लगा। बोले साहब नीचे ऊपर कुछ भी नहीं है, गद्दे चाहिए, कंबल चाहिए। तो हमें इस बात का बहुत संतोष है कि भारतीय जनता पार्टी ने अग्रणी भूमिका के अंदर इसमें अपना रोल प्ले किया।
हाँ, मैं हिमाचल प्रदेश के सामान्य समाज का कोटि कोटि आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने स्वतः प्रेरणा के साथ बीजेपी के लोगों को भी सहयोग किया और स्वयं वहां जाकर के लंगर भी शुरू किए, कंबल भी दिए, सामान भी दिया, राशन भी दिया और अभी तक लोग निकले हुए हैं, इस काम पर लगे हैं। मतलब आप मैं एक बात इसको पूरा करना, जी जी माननीय मुख्यमंत्री जी को पहले दिन दूसरे दिन कम से कम थुनाग, नाचन और यहाँ करसोग पहुंचना चाहिए था, जहां जानी नुकसान हुआ। मजबूरी रही होगी उनकी, मुझे नहीं पता क्या मजबूरी थी, पर जब भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष थुनाग पहुंच गए, माननीय मुख्यमंत्री जी उनके आने के बाद थुनाग पहुंचे। जब राष्ट्रीय अध्यक्ष नाचन पहुंच गए, उनके आने के बाद हमारे मुख्यमंत्री जी वहां पहुंचे। तो हम कल्पना कर लें, 1 तारीख को पहुंचने की बजाय वो 9 तारीख को पहुंचे। तो ये मैं उनके ऊपर नहीं कह रहा हूं, पर जनता जो उम्मीद लगा करके बैठी थी, उनकी उम्मीदें टूटी। धर्मानी आज 20 तारीख हो गई, जी अभी तक राहत पैकेज का अनाउंसमेंट नहीं हुआ। 20 तारीख हो गई है, केवल और केवल शब्दों में चला हुआ है, अभी तक सड़कें नहीं खुली। और मैं आपसे भी आग्रह करता हूं, जरा कैमरे की टीम को ले जाएं, अभी तक उन गांव में पीने के पानी की व्यवस्था नहीं हुई है जिन गांव में ये त्रासदी आई है। वो अभी भी बौड़ी का नाले का पानी पीने को मजबूर है। कौन सी ऐसी मजबूरी थी जो सरकार इतनी लेट है? धर्मानी जी की अगर हम बात करें, चलिए ये सरकार की बात रही, धर्मानी जी का कहना है कि जेपी नड्डा जी को उन्होंने एक तरीके से ट्रोल किया है या उन पर कमेंट किया कि वो हिमाचल प्रदेश में 4 दिवसीय दौरे पर आए थे और हिमाचल में ये त्रासदी हुई, बावजूद उसके वो वहां नहीं जा पाए, तो नड्डा जी को दिल्ली से वापस आना पड़ा। उसके बाद फिर जाकर के वो उन जगहों पर गए जहां पर त्रासदी हुई है या इस तरह की चीज। मैं इन मंत्री जी की बात करना नहीं चाहता। वो खुद गए क्या वहां? उनके पैरों में मेहंदी लगी हुई थी क्या? या माननीय मुख्यमंत्री जी जिनकी ड्यूटी थी जाने की, सवाल उनके ऊपर कर रहे हैं, क्योंकि जनता ने तुम्हारे को पूरी तरह से और एक्सपोज कर दिया। आप देखिए ना, जयराम ठाकुर और कहां खड़े हैं जनता के मन में, विनोद कहां खड़ा है जनता के मन में। आप 9 तारीख को जा रहे हैं और उसके बाद सवालात उनके ऊपर खड़े कर रहे हैं, जो मुख्यमंत्री से पहले चले गए। बिलासपुर तो वहीं था भाई, और आप भी वहीं थे। किसने रोका था आपको कि आप जाते? आप तो जवान है, 10, 20, 50 किलोमीटर पैदल भी चल सकते थे। और मैं एक और बात कहना चाहता हूं, आज 20 तारीख हो गई है, इस सरकार की वर्किंग देखिए, अभी तक एक भी एडिशनल चीफ सेक्रेटरी की नोटिफिकेशन नहीं हुई कि वो मंडी बैठ करके आपदा की स्थिति को पूरी तरह अपने नियंत्रण में कंट्रोल करेगा। अभी तक एक भी मंत्री की नियुक्ति नहीं हुई कि वो मंत्री उस आपदा का इंचार्ज के रूप में मंडी जिला के अंदर काम करेगा। दिस शुड हैव बीन डन इन वेरी फर्स्ट आवर। अगर जो मुख्यमंत्री जी ब्रॉडर एस्पेक्ट में देखते, उसी समय एक मंत्री और एक एडिशनल चीफ सेक्रेटरी की ड्यूटी लगाते, आप वहां पर कैंप करिए और सब चीजें मॉनिटर करिए, और मैं आपके साथ संवाद में रहूंगा। दिस इज द वर्किंग विच नीडेड। इसके कारण वहां पर आज स्थिति ठीक नहीं है। जी, आपदा की बात कर रहे हैं सर, तो मैं कल के कमेंट पर जरूर आऊंगा। प्रतिभा सिंह जी, जो कि फिलहाल में प्रदेश अध्यक्ष है, उन्होंने मोदी जी को लेकर के दुख व्यक्त किया है कि वो हिमाचल को दूसरा घर मानते हैं, लेकिन हिमाचल में त्रासदी आई न, पहली बार जिस तरीके से मदद होनी चाहिए थी वो की गई, और अभी तक यदि हम बात करें, मुझे बहन प्रतिभा जी की बात के ऊपर थोड़ा खेद भी लगता है। जी, उनका बेटा बार बार दिल्ली जाकर के उनकी प्रशंसा करता है और हजारों करोड़ रुपया हिमाचल प्रदेश के लिए, सड़कों के लिए
माननीय मोदी जी उनके मार्फत भेजते हैं और वो बोलते हैं कि वो चिंता नहीं कर रहे हैं हिमाचल की। 5,600 करोड़ रुपया पिछली 2023 की आपदा के अंदर राष्ट्रीय स्तर से प्रदेश की सरकार को दिया गया। जरा हिसाब देना कितना पैसा खर्च किया अभी तक। अभी तक मैं चुनौती दे रहा हूं, 2023 के अंदर जिनकी जमीनें चली गई थी उनको जमीनें तक नहीं दी, मकान कहां से बनाएंगे वो? और ऐसे ऐसे लोग हैं जिनके मकान में क्रैक भी नहीं आया, उनको 7-7 लाख रुपया दे दिया गया। आप क्या बात कर रहे हैं? आप उस महान शख्सियत की बात कर रहे हैं जहां मंडी क्षेत्र की आप माननीय सांसद रही, वहां पर आपकी सरकार, जो कांग्रेस की सरकार होती थी, उन्होंने एक भी काम की सड़क नहीं बनाई। और आपके क्षेत्र में कीरतपुर से लेकर के मनाली तक, मनाली से लेकर के रोहतांग पास करते हुए और अटल टनल रोहतांग करके सिसु तक लोग धड़ेले से और पहुंच रहे हैं। ये मोदी जी की देन है। ये बहन जी कम से कम आपकी देन तो नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी के उस महान नेता की देन है। आज हिमाचल प्रदेश के अंदर लगभग 1 लाख करोड़ रुपए की सड़कों का निर्माण हो रहा है। ये 2023 की आपदा की बात करते हैं। जो प्रदेश सरकार ने सड़कें खोलनी थी आज तक नहीं खुली हैं, और जो 4 लेन हाईवेज का नुकसान हुआ था वहां धनाधन काम हो रहा है, वहां पर काम हो भी गया है। बीआरओ की सड़कें जो टूटी थी वो सारी 100% ठीक हो गई हैं। आज अरे फिर वही बात, बोले तो वो जिसने कुछ किया हो। प्रदेश की सरकार ने क्या दिया उस आपदा के अंदर? आज तक लोगों को जमीन नहीं मिली जो प्रदेश की सरकार का दायित्व था। इसलिए मेरा बहन जी से कहना है कि जनता के लिए काम करना आपकी ड्यूटी है, क्योंकि कांग्रेस की सरकार इस समय सत्ता में है और ये ड्यूटी कांग्रेस पार्टी की है, कांग्रेस की सरकार की है कि वहां खड़े होकर के जनता की सेवा करे। जनता हर चीज देख रही है और उसका हिसाब बराबर करने वाली है। ऐसी क्या, जिसको हम लोकल लैंग्वेज में कहते हैं, गुड़ की डली आपके पास है कि भाजपा घूम फिर कर जो है वो आपके पास ही आ जाती है? एक मर्तबा फिर से आपको इस पोजीशन पर बिठाया है। भारतीय जनता पार्टी में अध्यक्ष का स्थान हो या अन्य स्थान हो जी, ये दायित्व है, ये जिम्मेवारियां हैं, और उन जिम्मेवारियों का निर्वहन और उसके लिए प्रतिबद्धता ये आवश्यक है। और मुझे इस बात का बहुत शुक्रगुजार हूं मैं कि राष्ट्रीय नेतृत्व ने मुझे ये अवसर प्रदान किया कि मैं हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष के नाते अपने दायित्व का निर्वहन कर सकूं। और ऐसे समय के ऊपर जब एक बार फिर से असेंबली का चुनाव 2 साल के बाद इंतजार कर रहा है, ऐसे समय पर दायित्व दिया है। हम माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी का, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी का, अमित भाई शाह जी का और हिमाचल प्रदेश का वरिष्ठ नेतृत्व, सभी का आभार व्यक्त करते हैं और अपने कार्यकर्ता साथियों को एक विश्वास देना चाहते हैं कि हिमाचल प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ता को उसकी क्षमता योग्यता के अनुसार उसे काम भी मिलेगा, दायित्व भी मिलेगा। हर कार्यकर्ता के लिए काम और हर काम के लिए कार्यकर्ता, इस फॉर्मूले को लेकर हम आगे बढ़ेंगे। कार्यकर्ताओं में एक नई एनर्जी तो आई है, इससे जो है वो इस बात को नकारा नहीं जा सकता। लेकिन सर, यदि हम दूसरे पक्ष की बात करें तो दूसरा पक्ष या मंत्री जी की बात करें, खुल के सामने आए, उन्होंने आपके चुनाव पर सवाल निशान खड़े किए कि भाजपा वैसे तो संविधान की बात करती है, लेकिन एक ही व्यक्ति गए, एक ही व्यक्ति ने नामांकन भरा और वही फिर जीते, या जो भी चीजें, इस पर आप क्या कहेंगे? कि छाछ तो बोले और छलनी भी बोले, जिसमें 100 छेद
कांग्रेस पार्टी, वो कांग्रेस पार्टी जो एक परिवार से चलती है, वो कांग्रेस पार्टी जिसने कभी अपने परिवार से बाहर आकर के सोचा नहीं, विचार नहीं किया, चिंतन नहीं किया, वो कांग्रेस पार्टी भारतीय जनता पार्टी के चुनाव के ऊपर आक्षेप करने का प्रयास कर रही है। अच्छा हुआ काम आ गई दीवानगी आपकी, वरना हम जमाने भर को सुनाने कहां कहां जाते। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी देश के प्रथम प्रधानमंत्री बने जी, और गांधी जी ने विरासत उनको हैंड ओवर करी। नेहरू जी ने क्या किया, उसके बाद परिवार ही चल रहे हैं ना। श्रीमती इंदिरा गांधी आ गई, कुछ समय के लिए संजय गांधी जी आ गए, फिर राजीव गांधी जी आ गई, फिर सोनिया गांधी जी आ गई, फिर राहुल गांधी जी आ गए, प्रियंका जी आ गई। इनका राष्ट्रीय नेतृत्व तो एक परिवार पर सिमटा हुआ है और भारतीय जनता पार्टी में एक सामान्य स्तर से उठने वाला कार्यकर्ता, वो आज देश का राष्ट्रीय अध्यक्ष है। बिलासपुर के छोटे से गांव से निकलकर माननीय जगत प्रकाश नड्डा, वो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है। गुजरात के एक छोटे गांव से उठ करके और सामान्य परिवार से निकलकर संघर्ष की सीढ़ियां चढ़ता हुआ देश का माननीय प्रधानमंत्री है। भारतीय जनता पार्टी और एक ऐसे लोकतांत्रिक प्रक्रिया और जिसके अंदर इलेक्शन और सिलेक्शन दोनों चीजों का सामंजस्य है, वहां पर चलने वाली पार्टी है। तो अगर कांग्रेस पार्टी में रोज सरपटवाल होती है तो क्या वो उम्मीद करते हैं बीजेपी में भी होती? 2 4 6 लोग नॉमिनेशन भरते हैं, वाई, क्यों? हमारे जो इलेक्टोरल रोल तैयार हुआ, जो वोटर लिस्ट तैयार हुई, वो 100% वोटर लिस्ट ने 10-10 की श्रेणी के अंदर 3 नॉमिनेशन भरे और तीनों एक के नाम पर नॉमिनेशन भरे। अगर जे सामंजस्य है, अगर सबकी और एक ही विचार है, माननीय जयराम ठाकुर जी मान्य विधायकों के साथ नॉमिनेशन भर रहे हैं, माननीय अनुराग ठाकुर जी सांसदों के साथ नॉमिनेशन भर रहे हैं, पार्टी के प्रतिनिधि पार्टी के प्रतिनिधियों के साथ, सो ऐसे में सवाल तो उन पे खड़ा होता है कि माताजी प्रदेश अध्यक्ष हैं पर अकेली है ना जिला अध्यक्ष है, ना मंडल अध्यक्ष है, ना बूथ अध्यक्ष है, सब खत्म है और महीनों से खत्म है। यहां तो पहले बूथ का निर्माण हो चुका, 8009 पोलिंग बूथ हैं हिमाचल प्रदेश में। भारतीय जनता पार्टी ने 7990 पोलिंग बूथों की कंप्लीट रचना की, उसकी टीम बनाई, बूथों के अध्यक्ष और उसकी 11 मेंबरीय कमेटी बनाई। उसके बाद 171 मंडल बनाए, मंडलों के अध्यक्ष बनाए, उनका चयन हुआ। उसके बाद उनकी कमेटी का चयन हुआ, 17 जिले, 17 जिलों के अध्यक्ष बनाए। उसके बाद और हर जिले से वोटर प्रदेश के लिए चयनित हुआ और वो हमारा इलेक्टोरल रोल। सो ये बहुत ही एक सिस्टमैटिक सिस्टम के साथ पार्टी आगे काम करती है। परंतु कांग्रेस को जरूर जागना पड़ेगा, वो परिवार को लेकर के, और पूरे देश के अंदर इनको कोई नहीं मिलता है, कोई नहीं मिलता है। बताइए कोई नेता ये पैदा कर पाए, और जो थोड़ा सा आगे बढ़ा उसकी छुट्टी हो गई। मोरारजी भाई देसाई देश के सबसे बड़े नेता थे, वो किनारे कर दिए। चंद्रशेखर जी युवा तुर्क के नाम से आगे बढ़े, वो किनारे कर दिए। दलित नेता और कामराज जी दक्षिण से आने वाले, वो उनको किनारे कर दिया। ऐसे किसको छोड़ा? जयप्रकाश नारायण को नहीं छोड़ा, उसको 19 महीने जेल में डाल दिया। जयप्रकाश नारायण जो गांधी जी के समकक्ष थे, उनको नहीं छोड़ा। केवल अपने परिवार को राजनीतिक शिखर पर रखने के लिए
पार्टी को लगातार सिद्धांतों को लगातार और संविधान को लगातार तोड़ने मरोड़ने का काम कांग्रेस पार्टी ने और नेहरू गांधी परिवार ने किया। भाजपा को तो खुशी होती होगी सर, जैसे कांग्रेस अभी सिर्फ एक अध्यक्ष है, बाकी पूरी कार्यकारिणी नल एंड वॉइड। ये इसका भी जवाब दीजिए। साथ ही में एक प्रदेशाध्यक्ष क्या है बिना कार्यकारिणी के? भारतीय जनता पार्टी किसी के और कमजोरी से अपनी ताकत नहीं समझना चाहती। कांग्रेस पार्टी बनाना उनका इंटरनल मैटर है, वो अध्यक्ष बनाए ना बनाए, बूथ बनाए ना बनाए। पर मैं एक चीज जरूर आपके सवाल से कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी पोलिंग बूथ को मजबूत करने में लगी है। और अगर पोलिंग बूथ मजबूत नहीं है और पोलिंग बूथ का अध्यक्ष मजबूत नहीं है तो प्रदेश अध्यक्ष की कोई अहमियत नहीं है। प्रदेश अध्यक्ष आपके पास बैठ करके 4 बयान दे देगा, परंतु जमीन के ऊपर, धरातल के ऊपर काम कौन करेगा? भारतीय जनता पार्टी का पोलिंग एजेंट काम करेगा, बीएलए काम करेगा, बूथ अध्यक्ष काम करेगा। तो हमें इस बात का गौरव है कि हमारे पास एक बहुत बड़ी डेडिकेटेड टीम है। हमने ये जो चुनाव की प्रक्रिया है इसको और भारतीय जनता पार्टी की प्रक्रिया को शुरू किया सदस्यता अभियान के साथ जी। और हमने ऑनलाइन ऑफलाइन मिला के 18 लाख सदस्य बनाए हिमाचल प्रदेश में। उसके बाद सक्रिय सदस्यता बनाई, 27,000 सक्रिय सदस्य बनाए और उसके बाद जैसा मैंने बताया लगभग 8,000 पोलिंग बूथों की रचना की। और हमारे 74 मंडल होते थे, मंडलों की डिलिमिटेशन करके 171 मंडल बनाए और 171 मंडलों के अध्यक्ष और उनकी पूरी कार्य समिति बनाई। और वहां से हमने प्रदेश के लिए और वोटर्स उनको सिलेक्ट किया और उन्होंने प्रदेश की रचना। सर अब बात शिमला की तरफ को करते हैं। हाई कोर्ट का एक फैसला आता है जिसमें ये कहा जाता है कि सरकार शायद संभाल नहीं पा रही है, माइक्रो मैनेजमेंट नहीं कर पा रही है। जो अवैध रूप से सेब के पौधे लगे थे, यदि हम अपर शिमला की बात करें, कुछ जगहों पर कोटखाई के आसपास, इस फैसले को आप किस तरीके से देखते हैं? और इतने पेड़ों पर कुल्हाड़ी चलना ये कितना सही है कि कैसे देखते हैं आप इस पूरी चीज को? क्या ये सरकार की विफलता रही है, कोर्ट की मजबूरी रही है, या कोर्ट का फैसला है जिसको सरकार फॉलो कर रही है? कोर्ट का फैसला तो है ही। वैसे न्यायालय ने जो भी फैसला दिया है उसके ऊपर कोई टिप्पणी ना करते हुए जी अल्टीमेटली पब्लिक की रक्षा करने का काम सरकार का है जी। और प्राकृतिक जो स्थितियां हैं उनको संभालने का काम भी सरकार का है। इसमें से बीच का रास्ता निकालने की जरूरत थी जी। सरकार को प्रोएक्टिव होना चाहिए था, एक बार फिर अपील करने की कोशिश करनी चाहिए थी। अच्छे पेड़ हैं, जो एनक्रोचमेंट है वो एनक्रोचमेंट से माननीय न्यायालय का आदेश है, हटना चाहिए, परंतु पेड़ बने रहे, वो पर्यावरण के लिए काम आएंगे, उस पर पैदा होने वाला फल पशु पक्षियों के काम आ जाएगा जी। कुछ ऐसा चिंतन करना चाहिए था। परंतु ये तो जब जनता जाग गए, जब कुछ और लोगों ने आवाज बुलंद कर दी, जब वो सोशल मीडिया ने उसको हाईलाइट कर दिया, तो अब ये सुप्रीम कोर्ट जाने का एक चिंतन रख रहे हैं। हम सामान्य समाज की जो स्थिति है उसमें सरकार की भूमिका सर्वाधिक महत्वपूर्ण रहती है और सरकार को अपनी बात को ठीक तरीके से ठीक जगह पर रखने की जरूरत है और सामान्य समाज भी नियमों पर चले, ये भी बहुत जरूरी। जी बिल्कुल सही। सर पांवटा में अभी कुछ दिन पहले एक कंट्रोवर्सी खड़ी हो गई थी और आप पर एफआईआर भी दर्ज हो गई। आपने ऐसा क्या कर दिया पांवटा साहिब में? आपको वैसे नियमित जमानत मिल चुकी है,
लेकिन पाउंटा साहिब में ऐसा क्या सिनेरियो क्रिएट हो गया कि आप लोगों पर एफआईआर लग गई और तगड़े आरोप लग गए? ऐसा क्या कर दिया था आप लोगों ने? हमें लगता है कि जो लोग गैर कानूनी काम करते हैं, जो लोग आज इतनी बड़ी मात्रा में ड्रग्स का काम चला हुआ है, आज ही आप लोगों ने खबर छापी है कि ट्रकों के हिसाब से अवैध रूप से चलने वाली शराब वो पकड़ी। उनके खिलाफ कार्रवाई करने का तो सरकार के पास कोई नियम रूल है नहीं। और हम यदि जनता के विषय को लेकर और लोकतांत्रिक तरीके से कहीं प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो राजनीतिक रूप से प्रताड़ना की जाए, केवल यही कारण हो सकता है सरकार का केस बनाने का। अगर जे हम कहीं सड़क पर बैठे हैं, हमने सड़क पर बैठ करके और कोई प्रोटेस्ट किया है, तो अगर उस पे अटेम्प्ट टू मर्डर बनता है तो वहां तो हमारे साथ डीवाईएसपी भी वहीं थे, उन पे भी बन जाना चाहिए। तो ये पूरी तरह से एक राजनीतिक रूप से बनाया गया मसला है और गांव के सैकड़ों लोगों की बड़ी भारी प्रताड़ना इसमें कर रही है पुलिस अपनी दादागिरी के ऊपर, सरकार के इशारे पर उतारू है जी। और जनता इसका जवाब देगी। कोर्ट से आपको नियमित जमानत मिल गई है, अब आगे क्या चल रहा है, इसमें क्या दिखता है? न्यायालय अपना काम करेगा, पुलिस अपना काम कर रही है, हमें इसमें कुछ नहीं कहना है जी। और जब पुलिस चालान प्रस्तुत करेगी तो न्यायालय के अंदर हमारे वकील केस लड़ेंगे, इतनी बात जी। सर, अभी कुछ दिन पहले अगर हम बात करें तो अखबारों में सब जगह एक चीज जो है वो बहुत ज्यादा दिख रही है कि जो करंट मुख्यमंत्री है, उनकी भाजपा के पूर्व 2 मुख्यमंत्री रहे हैं, शांता कुमार जी और प्रेम कुमार धूमल जी, उन्होंने खुले दिल से तारीफ करी है। एक तो कड़छम वांगटू वाला जो 12% से रॉयल्टी 18% है, और दूसरा धूमल जी की बात करें तो उन्होंने जो बॉर्डर टूरिज्म है उसको लेकर के तारीफ करी है। इसको आप किस तरीके से देखते हैं? अच्छी बात है, कोई अगर अच्छा काम हो तो उसकी तारीफ करना चाहिए, क्यों नहीं करना चाहिए। परंतु हमारा तो सवाल ये है कि जिस आधार पर मुख्यमंत्री जी खड़े हैं, द प्लेटफॉर्म ऑन विच ऑनरेबल मुख्यमंत्री सीएम इज स्टैंडिंग, वो कहाँ है? 28 लाख बहनों को मिलने वाला 1500 रुपया, वो कहाँ है? झूठ की इंतहा है। आप 28,000 बहनों को दे करके 15 लाख की बात कर रहे हैं, 28 लाख की बात कर रहे हैं। कहाँ है 1 लाख सरकारी नौकरियां? कहाँ है 5 लाख रोजगार? कहाँ है 100 रुपए लीटर दूध? आपने कहा कि हम 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे, चिल्ला करके कहा। आज मैं अभी अपनी फाइल में से निकाल करके आपको बिल देता हूं। वो व्यक्ति जिसका 0 बिल आता था, उसका 49,000 रुपए का बिल आया है इसी हफ्ते, और मैं अभी आपको कॉपी दे करके जा रहा हूं उसकी। और एक नहीं है, पूरा का पूरा गांव ऐसा है जहां 19,000, 20,000 से लेके 62,000 रुपए तक के बिल आए हैं। वो सामान्य लोग, जो साधारण घरों के अंदर रहने वाले गरीब लोग, ये बोलते हैं आधार कहाँ है आपका? कहाँ है 300 यूनिट बिजली फ्री? आपने बिजली के दाम बढ़ाए, क्या ये आपके एजेंडे में था? आपने एचआरटीसी के दाम बढ़ाए, क्या आपके एजेंडे में था? आपने 250 से ज्यादा बसों के रूट बंद कर दिए जिसके ऊपर गरीब लोग चलते थे, ये आपके एजेंडे में था? मिनिमम जो पैसा उसका 5 रुपए से 12 रुपए कर दिया, ये आपके एजेंडे में था? एक दूध की अगर केनी 10 लीटर की लेकर के जा रहा, उसके ऊपर टिकट लगेगा, ये आपके एजेंडे में था क्या? बताइए।
जो पेंशन जमाने से ले रहे हैं, 1 तारीख को जिनको पेंशन आती थी उनको पेंशन घिसट घिसट करके मिलेगी, ये आपके एजेंडे में था क्या? तनख्वाह पूरे टाइम पर नहीं मिलेगी, ये आपके एजेंडे में था क्या? कौन सा एजेंडा आपने लगाया था और कौन सा एजेंडा किया? आपने रजिस्ट्रेशन फीस बढ़ा दी, आपने स्टैंप ड्यूटी बढ़ा दी, डीजल पेट्रोल में जयराम ठाकुर ने 7.5 रुपए की रिबेट दी थी, आपने 7.5 रुपए बढ़ा करके लगभग 4,500 करोड़ रुपए का वजन जनता के ऊपर डाल दिया। ये आपके एजेंडे में था क्या? कहाँ है आपका आधार? ये आपके एजेंडे में था कि पालमपुर विश्वविद्यालय की और 300 कनाल जमीन, 3,000 कनाल जमीन आप प्राइवेट को दे देंगे? ये आपके एजेंडे में था? आप कांग्रेस पार्टी सत्ता में, ऑपोजिशन में थी, चिल्ला चिल्ला करके बोलती थी कि टूरिज्म के होटल नहीं बिकने देंगे। ये आपके एजेंडे में था कि आप टूरिज्म के होटल बेचेंगे? कहाँ है आपका एजेंडा? कहाँ है? कहाँ खड़े हैं आप एजेंडे को लेकर के? कौन सी उपलब्धि है उस एजेंडे के अंदर आपकी? आप जंगल कट रहा है, धनाधन कट रहा है, ये ऐसे थोड़ी प्रकृति की मार पड़ रही है। सब वीडियोस आप लोगों ने दिखाए हैं किस तरह से सैकड़ों हजारों टन के हिसाब से लकड़ी बह बह करके पानी में निकल रही है। खैर का जंगल सिरमौर जिला, कांगड़ा जिला दिखाई देना बंद हो गया है जी। क्या मिली भगत है? ये आपके एजेंडे में था क्या? किस एजेंडे पर काम कर रहे हैं? किस चीज की प्रशंसा करें? प्रशंसा हम करने के लिए तैयार हैं, आप करिए ना। आपका सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस आपके डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है, ये आपके एजेंडे में था क्या? कहाँ है बताएं। 100 सवाल दाग दिया आपने तो एक ही बार में। नहीं, इनको बताना पड़ेगा ना। हिमाचल की जनता जानना चाहती है। आपने चावल के रेट और डिपू पर बढ़ा दिए, आपने दाल के रेट डिपू पर बढ़ा दिए, आपने चीनी के रेट डिपू पर बढ़ा दिए, आपने खाने के तेल के रेट डिपू पर बढ़ा दिए, जो गरीब आदमी वहां से लेता है। कहाँ है आपका एजेंडा? ये आपका एजेंडा था क्या? सर मैं अब कंक्लूजन की तरफ चलूंगा। क्या भाजपा के सांसद अभी जो हिमाचल प्रदेश में पूरी स्थिति बनी हुई उस चीज को लेकर सरकार के पास जाएंगे केंद्र में और बात रखेंगे, पक्ष रखेंगे? इसको लेकर कोई मंत्रणा आपके साथ हुई है? भारतीय जनता पार्टी पहले दिन से, सबसे पहले से लेकर आज तक एक एक चीज की जानकारी केंद्र सरकार को दे रही है। और हमारे माननीय सांसदगण पहले भी मिल चुके हैं, सांसद भी मिलेंगे, हम लोग भी मिलेंगे, जयराम ठाकुर जी भी मिलेंगे। हिमाचल प्रदेश का पक्ष पहले भी डट के रखा है, जिसके कारण निरंतर सहयोग हिमाचल प्रदेश को मिल रहा, आगे भी रखेंगे ताकि हिमाचल प्रदेश के विकास में किसी भी प्रकार की कमी ना आए। परंतु उस पैसे का दुरुपयोग, उस पैसे का और बंदर बांट ये नहीं होने देंगे। जी, भारतीय जनता पार्टी की अब क्या रणनीति है आगे, यदि हम बात करें 1-2 सालों को लेकर? भारतीय जनता पार्टी अपने संगठन को निरंतर और मजबूत करेगी, चाक चौबंद करेगी, बूथ स्तर से लेके मंडल स्तर से लेके प्रदेश स्तर तक। और माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी की सरकार ने जो 11-12 साल के अंदर हिमाचल प्रदेश में जनमानस के हित के लिए किया है, विश्व में किया, भारत में किया, उसको घर घर तक लेकर के जाएगी। और प्रदेश की जो कांग्रेस सरकार की नाकामयाबियां हैं, जिस आधार के ऊपर इन्होंने चुनाव लड़ा था, उस आधार से हट करके इन्होंने जो काम किया है उसको भी जनता में उजागरित करेगी। प्रतिपक्ष का दायित्व हम लोग निभाएंगे, ऐसा हमारा विषय। क्या संदेश देना चाहेंगे आप प्रदेश की जनता को? मुझे तो लाइफ टाइम टीवी
का धन्यवाद करना है। आपने हिमाचल प्रदेश की जनता के साथ मुझे मुखातिब होने का सुअवसर प्रदान किया। हिमाचल प्रदेश के भाई बहन हमारे लिए और प्रभु तुल्य हैं और भारतीय जनता पार्टी उनमें प्रभु का रूप देखती है। उसी नाते हम प्रयासरत हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जैसा पिछले 5 साल उससे पहले भी बेहतरीन काम किया, एक बार फिर जनता भारतीय जनता पार्टी को सरकार बनाने का अवसर प्रदान करेगी, ऐसा हमारा विश्वास है। और हम जनता को विश्वास देना चाहते हैं कि बीजेपी की सरकार बनेगी, एक बार फिर हिमाचल प्रदेश प्रगति के रास्ते पर लौटेगा। मैं उसके लिए सिर्फ 3 बातें ऐड करके बात को समाप्त करूंगा। श्रद्धेय शांता कुमार जी जब मुख्यमंत्री बने तो आज तक पूरा हिमाचल उनको पानी वाले मुख्यमंत्री के नाम से जानता है जी। और ये जो रॉयल्टी की बात कर रहे हैं, ये रॉयल्टी भी भारतीय जनता पार्टी के लोगों का संघर्ष जो माननीय शांता जी के नेतृत्व में हुआ उसी के कारण संभव हुई जी। दूसरी बार आदरणीय प्रेम कुमार धूमल जी हमारे मुख्यमंत्री बने। आज भी पूरा प्रदेश उनको सड़कों वाले मुख्यमंत्री के नाते जानता है और बेतहाशा सड़कें पूरे प्रदेश के अंदर बनाई, आवागमन के साधन इंप्रूव किए और देश में रिकॉर्ड कायम किया। मोर देन 100 अवार्ड्स वो प्रदेश के लिए अलग अलग विभागों से, अलग अलग देशों से, भारत से वो हिमाचल को प्राप्त हुए। वो इस नाते जाने जाने वाले मुख्यमंत्री हैं। श्री जयराम ठाकुर जी तीसरे हमारे मुख्यमंत्री बने, जो सेवा के रूप में जाने जाने वाले मुख्यमंत्री हैं। गरीब की सेवा कैसे हो सकती है? आयुष्मान भारत मोदी जी ने दिया, नड्डा जी ने दिया, तो हिम केयर जयराम ठाकुर जी ने दिया। हजारों मोर देन लैक्स ऑफ पीपल जिन्होंने अपने ऑपरेशंस, अपना इलाज हिम केयर के माध्यम से कराया। वो जो बेड रिडन पेशेंट हैं उनके साथ सहारा योजना के रूप में मदद की। वो जो बेटियां हैं, निराश्रित हैं, उनके लिए कन्यादान योजना के रूप में मदद की। जो बहनें आवागमन करना चाहती हैं उनके लिए बस में फ्री यात्रा और आधे रेट पर यात्रा की बात की। बिजली की गरीबों को सहायता प्रदान की। विभिन्न प्रकार से सेवा, वो चाहे गैस चूल्हों के रूप में सेवा की हो, वो केंद्र की योजना के ऊपर हिमाचल की योजना को टॉप अप करके दिया हो। जो इस सेवा वाले मुख्यमंत्री 60 साल से ऊपर की हर बहन को पेंशन लगा देना, ये 70 साल से ऊपर के हर व्यक्ति को 65 साल से ऊपर के हर व्यक्ति को पेंशन लगा देना, ऐसे एक सेवा वाले मुख्यमंत्री के रूप में जाने जाएंगे। अब सवाल खड़ा होता है वर्तमान मुख्यमंत्री जी किस नाम से जाने जाएंगे, ये जनता तय करेगी। आप और उनके लिए हमने नहीं, ये मैंने तय किया। ये सेवा वाले मुख्यमंत्री मैंने नहीं तय किया, पाने वाले मुख्यमंत्री मैंने नहीं तय किया, जनता ने तय किया। अब वो जनता उनके लिए क्या तय करेगी, ये उनको और जनता को डिसाइड करना। चलिए, जनता जो देख रही है वो कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं कि वर्तमान मुख्यमंत्री को वो कौन से मुख्यमंत्री के तौर पर जानते हैं। आज जो हमारे साथ खास बातचीत के लिए खास मेहमान मौजूद थे और भारतीय जनता पार्टी के फिर से एक बार नए प्रदेशाध्यक्ष बने, आपने अपना कीमती समय हमारे साथ साझा किया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत बहुत धन्यवाद मनोज जी, आपका भी, सारे कैमरामैन्स का भी, लाइव टाइम टीवी का भी, और आपके माध्यम से हिमाचल के दर्शकों को मेरा सादर प्रणाम। जी बहुत बहुत धन्यवाद। देखते रहिए लाइव टाइम्स टीवी फॉर ट्रू रिपोर्टिंग। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।